हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, हमारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस वाली जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारी सीरीज़ रहने वाली है। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो अभी इसमें जो है हमने बहुत से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। स्टार्टिंग में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करे थे, बाकी बाद में जो है जितने भी PYQ जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर होते रहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के, है ना, तो ऑलमोस्ट मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की इसमें कोशिश कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो जितने भी अपकमिंग स्टेट का या तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज़ क्रैश कोर्स के लिए आपको पता ही है, फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस सीरीज़ में हमने क्वेश्चन जो कर लिए थे 7900 तक, है ना। तो अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आए और अभी हम जो रेलवे का प्रीवियस पेपर था वो इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो लास्ट वीडियो में भी हमने रेलवे का पेपर ही डिस्कस करा था, और आज क्योंकि रेलवे का आपको पता है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना, तो आज की शिफ्ट में भी हम रेलवे का पेपर ही डिस्कस करेंगे। तो हमने 7900 तक के क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी जो है इस सीरीज़ में हम लोग 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों। तो देखो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, है ना। तुम्हें पता ही है भाई, हमारे क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन बने थे, है ना। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, तो देखो टिरोफिबैन, रिवेरोक्साबैन, देखो ये आपके एंटीकोएगुलेंट में आ जाएगा। टिरोफिबैन कहाँ पढ़ी थी तुमने, जो तुम्हारी एंटी प्लेटलेट ड्रग पड़ी थी वहाँ पर। टिकाग्रिलोर भी वहीं पर आया था। लोवास्टैटिन, तो स्टैटिन्स हमारे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं बच्चों, तुम्हारे स्टैटिन्स जो होते हैं, है ना। तो यही एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में आ जाएगा। ऑप्शन 4 सिंपल सा करेक्ट हो गया। ग्लूट्राल्डिहाइड इज यूज्ड एज, तो बच्चों ग्लूट्राल्डिहाइड को ये तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट में आता है और सरफेस डिसइंफेक्टेंट ग्लूट्राल्डिहाइड होता है। ओके, कह रहे व्हाट क्वांटिटेटिव टूल इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ अ न्यू ड्रग लॉन्च, तो कह रहे ब्रांड एसोसिएशन स्टडीज, सेल ग्रोथ परसेंटेज, फोकस ग्रुप फीडबैक या कस्टमर टेस्टिमोनियल। तो ये होता है सेल ग्रोथ परसेंटेज जो होता है वो इवेल्युएट करेगा सक्सेस ऑफ अ न्यू ड्रग लॉन्च। ओके, सेल ग्रोथ परसेंटेज की क्वांटिटेटिव मैट्रिक यूज टू असेस अ न्यू ड्रग्स लॉन्च सक्सेस। ओके, फिर ओरली एडमिनिस्टर्ड ओस्मोटिक पंप जो होते हैं किसका एग्जाम्पल होते हैं, है ना। कह रहे प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, इमीडिएट रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी या डिलेड। तो ये जो ओस्मोटिक पंप होता है इसमें जीरो ऑर्डर जो है एक तो रिलीज होता है और एक कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आएगा। ऑप्शन 3 सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर, तो इसका मैंने बताया था जो ब्लैडर है ना, तो ब्लैडर जो है यहाँ पर जो हो आपके डेट्रोसर मसल्स होती है ब्लैडर की वॉल में, यहाँ पर ये इंटरनल स्फिंक्टर जो होती है ना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो स्ट्रेस है, इमरजेंसी है। स्ट्रेस में क्या होता है, वॉर्डिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होता, यूरिनेशन नहीं होता। तो ये वाली मसल्स जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये वाली जो होती है बच्चों रिलैक्स करती हैं। डेट्रोसर मसल्स, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की बात हो रही है, तो डेट्रोसर रिलैक्स करेंगी और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वॉर्डिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा। अगर तुमसे पूछते पैरासिम्पैथेटिक का तो तुम अपोजिट कह देते कि भाई डेट्रोसर मसल्स तुम्हारे उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती हाँ और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करती, वॉर्डिंग ऑफ ब्लैडर होता, यूरिनेशन होता। ठीक है, तो तुमसे सिंपैथेटिक का पूछा तो हम क्या कहेंगे, डेट्रोसर रिलैक्स करेगी और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वॉर्डिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता बच्चों, यूरिनेशन नहीं होता इसमें, और डेट्रोसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी। तुम्हारा ऑपोजिट जो कि तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक की बात दे रखी है ना, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होती है वो वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। फिगर है फॉलोइंग इज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है, एपिक्साबैन है, विटामिन के है, हिपैरिन है। देखो यहाँ पर तुम्हारे ये तीनों देखो, हिपैरिन जो विटामिन के जो है ये ब्लड की क्लोटिंग कराता है ना। हिपैरिन जो है आपके पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आएगा, और ये एपिक्साबैन भी हमारे एंटीकोएगुलेंट है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की यहाँ पर बात करी गई है बच्चों,
तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में हमारा आ जाएगा क्या, ह्यूमन एल्ब्यूमिन आ जाएगा। तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये जो एपिक्साबेन दिया होता है डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स में हमारा क्या आता है, एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन, ये क्या है, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर। अभी आगे हमने एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन इंक्लूड करा, उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ओके कह विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटो इम्यून डीमाइलेशन सीएनएस न्यूरॉन का, बताइए कौन से डिसऑर्डर में होता है ये, मतलब कि ऑटो इम्यून डीमाइलेशन हो रहा है सीएनएस न्यूरॉन का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, हंटिंगटन डिजीज। तो बच्चों ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन क्रोनिक ऑटो इम्यून डीमाइलेटेड डिजीज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या होता है बच्चों, इम्यून सिस्टम जो है मिस्टेकनली, गलती से अटैक कर देगा और डैमेज कर देगा जो माइलिन शीथ आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, माइलिन शीट जो होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द नर्व फाइबर, तो उसको ये डैमेज करा देता है ना। और उससे क्या आपका ऑटो इम्यून डिजीज है ये, इसमें ये हो रहा है डीमाइलेशन होता है हमारे सीएनएस में न्यूरॉन्स का। ओके हंटिंगटन डिजीज जो होता है बच्चों, ये प्रोग्रेसिव जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट कोज डिजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन पर्टिकुलर इन द बेसल गैंग्लिया। ओके कह रहे फॉलोइंग एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट्स का, फाइब्रस जो कि फिक्स्ड जॉइंट से होते हैं बच्चों, है ना। तो कह रहे सिनकोंड्रोसिस है, लैब्रम है, सिंडेस्मोसिस है, सिम्फाइसिस है। तो फाइब्रस है ना जो कि फिक्स्ड जॉइंट्स है, उसमें आपका सिंडेस्मोसिस आ जाएगा बच्चों। ओके ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे सिंडेस्मोसिस एक टाइप का फाइब्रस जॉइंट जाकर बोन, जहाँ पर बोन्स आर यूनाइटेड बाय लीगामेंट और एन इंटर ओशियस मेम्ब्रेन है, जैसे कि बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला इन द लेग। ओके और बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना इन द फोर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंडेस्मोसिस जॉइंट मिलेगा जो कि तुम्हारा फाइब्रस जॉइंट है। और जो सिनकोंड्रोसिस क्या होता है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जहाँ पर बोन्स आर जॉइंट बाय हाइलाइन कार्टिलेज। लेब्रम एक कार्टिलेज की रिंग को बोलते हैं। और सिम्फाइसिस जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जैसे होता है, ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है जहाँ पर बोन्स आर जॉइंट बाय फाइब्रो कार्टिलेज, है ना। चलो मैं नेक्स्ट देखो, इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन रिक्वायर। तो इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई ह्यूमिडिटी और सील्ड कंटेनर, नो एरेशन पीरियड, इमीडिएट यूज पोस्ट स्टरलाइजेशन या डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, है ना। तो हाई ह्यूमिडिटी और सील्ड चैम्बर्स होने चाहिए बच्चों के, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे ह्यूमिडिटी इसेंशियल पैरामीटर होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हेल्प कैरी द इथाइलिन ऑक्साइड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्टिव साइट्स, है ना, एनहेंस कराते हैं बच्चों स्टरलाइजेशन प्रोसेस को। फिर कह रहे हैं प्रोसेस मस्ट अकर, एक सील्ड कंट्रोल्ड चैम्बर में प्रोसेस होना चाहिए टू मेंटेन करेक्ट गैस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस। ओके कह रहे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोज फॉर्म। इससे सिंपल क्या ही होगा, सिंपल तुम्हें पूछा लिक्विड डोज फॉर्म में नहीं आता, है ना। देखो नेजल ड्रॉप्स, एनिमा, टैबलेट या ईयर ड्रॉप। तो टैबलेट हो गया तुम्हारा, कैप्सूल्स हो गया, ये क्या आते हैं हमारे सॉलिड डोज फॉर्म्स में आते हैं, है ना। तो सिंपल सा निकल के आया ऑप्शन 3। हाउ डज इंस्पायरेटरी फ्लो रेट अफेक्ट करता है ड्रग डिपोजिशन द ड्राई पाउडर इनहेलर्स में। तो इंस्पायरेटरी फ्लो रेट कैसे अफेक्ट करता है, कह रहे अगर हाई होगा फ्लो रेट एनहेंस करा देगा डीप लंग डिपोजिशन, कह रहे लो होगा फ्लो रेट वो इंप्रूव कराएगा लंग डिपोजिशन, हाई फ्लो रेट डिक्रीज कराएगा फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन, क्या है फिर फ्लो रेट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो भाई देखो कह रहे अगर फ्लो रेट ज़्यादा होता है बच्चों तो वो एनहेंस कराएगा डीप लंग डिपोजिशन। ओके कह रहे हैं हाई इंस्पायरेटरी फ्लो रेट जनरेट मोर टर्बुलेंस एंड फोर्स विद इन द डिवाइस विच इज नेसेसरी टू ब्रेक अप द ड्रग एग्लोमेरेट्स एंड प्रोड्यूस ए फाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं have less inertia and can travel deeper into the respiratory tract, increase कराता है dose of medications reaching the lungs। okay फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। फिर से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में बच्चों हमारा देखो टेलमी सार्टन्स वाले क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, टोरसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, फ्यूरोसिमाइड, दीज आर लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक। ओके
तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया, एसिटाजोलामाइड। कह रहे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, सेफ्टी गाइडलाइन का, एफिकेसी गाइडलाइन का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, या मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन का। तो जीएमपी हमारा पार्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जीएमपी कह रहे हैं फंडामेंटली की पार्ट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली मेड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, कह रहे विच इंडिकेटर इज आइडल फॉर टाइट्रेट करना, तुम्हें एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है उसको टाइट्रेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से। कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, मिथाइल रेड, ब्रोमो, फिनॉल ब्लू, फिनोफ्थिलीन, लिटमस। भाई हम फिनोफ्थिलीन को यूज कर लेंगे। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे तुम्हें वीक एसिड को टाइट्रेट करना स्ट्रॉन्ग बेस से, तो कह रहे सोल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इज बेसिक होता है टिपिकली विद अ पीएच अराउंड 8.7 से 9। फिनोफ्थिलीन का पीएच ट्रांजिशन रेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 8.2 से 10, इसलिए हम फिनोफ्थिलीन को यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिर कह रहे क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, बच्चों ध्यान रखना क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स तुम्हारे कटायनिक होते हैं, जैसे कि बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, कटायनिक होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। एग्जाम्पल ऑफ माओ बी इनहिबिटर में बच्चों तुमने सिलिजिलिन पढ़ा हुआ है ना। एंटी पार्किंसंस ड्रग वाला जो हमारा पार्किंसंस की ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एमेंटाडीन जो है ये डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। ये पार्किंसन ये मतलब कि एक क्वेश्चन आता है एंटीवायरल ड्रग जो कि पार्किंसन में यूज होता है, वो तुम्हारा एमेंटाडीन होता है बच्चों, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग होता है और पार्किंसन में भी यूज हो रहा है। रोपिरिनोल तो जो ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल ये आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं बच्चों। क्या होता है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टिन वही आ गया, ठीक है। तो यहाँ और डोपामिन का प्रिकर्सर आपका लिवोडोपा होता है। कॉम्ट इनहिबिटर में टोलकैपोन, एंटाकैपोन आते हैं बच्चों, है ना। और पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंजीराजाइड आता है। तो आपसे सिंपल माओबी इनहिबिटर पूछा, आपका सिलिजिलिन हो गया ऑप्शन 3। जेनेटिक एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल, तो जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात हो रही है, जिसमें आपके इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती है ना बच्चों, टाइप बी बिजारे रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस की बात हो रही है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन 3 हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंटेन क्या प्रेजेंट होता है, n+π to 4n-2π 4n+2π इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते होंगे ना, 4n+2π। हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग साइक्लिक प्लेनर मोलिक्यूल विद अ फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कंसिडर्ड एरोमेटिक, ठीक है। तो हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग कौन एरोमेटिक होगा, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। इफ इट पोजेस ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द फॉर्मूला 4n+2π, ये फॉर्मूला है। ओके, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। कह रहे एपेटाइट स्टिमुलेंट को क्या कहोगे तुम, जो एपेटाइट को स्टिमुलेट कराएंगे, भूख को बढ़ाएंगे। एंटी एंजिनल नहीं होते बच्चे, म्यूटाजेनिक, कोलिनर्जिक तो नहीं पढ़े तुमने। ये ओरिक्सीजेनिक किसके लिए टर्म आएगा, ऑप्शन 3। ओरिक्सीजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, एपेटाइट को स्टिमुलेट कराएंगे। ड्रग हार्मोन कंपाउंड दैट इंक्रीज एपेटाइट, इंड्यूस हाइपरफेजिया, है ना। कह रहे दिस कैन बी ए मेडिकेशन एंड नेचुरली अकरिंग न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन, जैसे कि ग्रेलिन, ऑरेक्सिन, ओके, न्यूरोपेप्टाइड वाई होते हैं जो हंगर को बढ़ाते हैं, इसलिए एनहेंस कराते हैं फूड का कंजप्शन। यूजुअली एपेटाइट एनहेंसमेंट इज कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट सर्टेन ड्रग्स का होता है, एज इट लीड्स टू अनवांटेड वेट गेन, है ना, ठीक है। फिगर है बट समटाइम इट कैन बी बेनिफिट, कभी कभी ये भाई हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। अ ड्रग में भी प्रिस्क्राइब सोलली, इस पर्पस के लिए ड्रग को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, स्पेशली जब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एपेटाइट लॉस या मसल वास्टिंग ड्यू टू सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से, एनोरेक्सिया मतलब कि भूख नहीं लग रही, ओल्ड एज, कैंसर या एड्स के पेशेंट्स में। ओके, फिगर विच ड्रग इज यूज एज एपेटाइट स्टिमुलेंट इन कैंसर कैचिक्सिया। देखो अब बता ना, कैंसर वाले पेशेंट्स में कैचिक्सिया मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीमली बॉडी वीक हो गई है, कैचिक्सिया, है ना। तो एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए क्या दोगे, ओके, टोपिरामेट दोगे, लोर कैसरीन दोगे, फैंटरमीन दोगे, मिजेस्ट्रोल एसिटेट। तो बच्चों ये ऑप्शन 4 जो है ना, मिजेस्ट्रोल एसिटेट दिया जाएगा एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने के लिए। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है, प्रिस्क्राइब टू इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन पेशेंट एक्सपीरियंस कैंसर कैचिक्सिया एंड एचआईवी एसोसिएटेड फास्टिंग सिंड्रोम। ओके, फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए, भाई हमारा इथाइलिन ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए, हमारा जो है इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। कह रहा है शीर पाक,
इज ऑब्टेन बाय, तो किससे ऑब्टेन करते हो? देखो इसमें ना ये मिल्क की प्रेपरेशन है, इसमें मिल्क यूज होगा। देखो प्लांट बॉइल्ड इन वाटर एंड फिल्टर, इथेनॉल में बॉइल करके डिकाइंट करोगे, मिल्क यूज होगा भाई। प्लांट बॉइल करोगे, मिल्क में फिर फिल्टर करोगे, इथेनॉल में फिल्टर करोगे, तो ये मिल्क वाला ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, तो शीर पाक कह रहे कि आयुर्वेदिक प्रेपरेशन होती है, मेडिकेटेड मिल्क प्रेपरेशन है बच्चों, ऑब्टेन बाय बॉइलिंग एक पार्ट हर्बल ड्रग का 8 पार्ट में, एक पार्ट को 8 पार्ट मिल्क एंड 32 पार्ट ऑफ वाटर, इस तरीके से बॉईल करना है इसको, ठीक है। रिड्यूस द मिक्सचर अंटिल ओनली मिल्क पोर्शन रिमेन्स, मिक्सचर को फिल्टर कर लेंगे, है ना। और अगर वाटर में बॉइल्ड को, जो प्लांट को बॉईल करते हैं वाटर में फिल्टर करते हैं, वो आपका क्वथा या डिकॉक्शन वाटर बेस्ड प्रेपरेशन होता है। इथेनॉल में बॉईल करके डिकाइंट करोगे, वो आपका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन होता है। और ठीक है, नेक्स्ट है एस्प्रिन एक्सर्टेड्स एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। एंटीप्लेटलेट ड्रग में हमारा एस्प्रिन आता है ना, तो कैसे काम करता है? इनहिबिट कराएगा फोस्फोडाइस्ट्रेस को, यहाँ पर ये डाइपिरिडामोल आपकी ड्रग आती है एंटीप्लेटलेट ड्रग में, वो काम करती है। इरिवर्सिबली को इनहिबिट कराने वाली ड्रग तुम्हारी एस्प्रिन होती है बच्चों। साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इरिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट कराएगी, है ना, जैसे कि थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस नहीं होती, और थ्रोम्बोक्सेन्स बच्चों एग्रीगेशन करा रहे थे प्लेटलेट्स का ना, इस करके एस्प्रिन का एंटीप्लेटलेट इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, एक्टिवेट कराएगी किसको? प्लाज्मिनोजन को। तो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराने का काम तुम्हारे फिब्रिनोलिटिक्स का हो, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज हो गया ना। ब्लॉक कराएगी P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग्स में आपके टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल, ये सब आती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया बच्चों। फिजिकल मेथड इवैल्यूएशन, क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करने के फिजिकल मेथड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑर्डर, कलर, शेप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फिजिकल मेथड में बच्चों मॉइस्चर कंटेंट को इवैल्यूएट करना, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट और फॉरेन ऑर्गेनिक मेथड आते हैं, है ना। कलर वगैरह ये सब आपका क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जहाँ पर स्टडी करते हैं ड्रग की यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, है ना। इट रेफर्स टू मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर, जैसे कि टच, टेक्सचर। ओके, फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर एंजाइम की इमोबिलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करोगे? कॉम्प्लेक्सेशन, फिजिकल एंट्रैपमेंट, नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन एंड डिपोशन, कोवलेंट अटैचमेंट, है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो यूज नहीं होता, बाकी फिजिकली एंट्रैप कर लेते हैं, नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन और डिपोजिशन होता है, कोवलेंट अटैचमेंट भी होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेशन एंजाइम की इमोबिलाइजेशन में नहीं होता। फिर एंजाइम इमोबिलाइजेशन टिपिकली अचीव थ्रू फिजिकल या केमिकल मेथड विच इंक्लूड, कौन कौन से? फिजिकल में बच्चों एंट्रैपमेंट आता है, एंजाइम्स आर फिजिकल एंट्रैपमेंट में ट्रैप कर लोग विद इन जेल फाइबर के नेटवर्क, जैसे कैल्शियम एल्जिनेट में। नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन डिपोजिशन में एंजाइम बाइंड टू कैरियर सरफेस बाय वीक इंटरेक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वॉन्डरवॉल फोर्स। ओके, कोवलेंट अटैचमेंट में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन एंजाइम एंड द सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइडिंग स्टेबल एंड ड्यूरेबल लिंकेज, है ना। एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज्ड बाय फिजिकल में, जैसे कि एड्सॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट, और केमिकल मेथड जैसे क्रॉस लिंकिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ओके, कह रहे विग्रस एजिटेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अगर फिल्ट्रेशन के दौरान विग्रस एजिटेशन करा जाता है तो उससे क्या होगा? एनहेंस होगा पार्टिकल का कैप्चर, केक कॉम्पैक्शन, रिड्यूस फ्लो, यूनिफॉर्म केक डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज फिल्ट्रेशन क्लैरिटी। तो केक कॉम्पैक्शन हो जाएगा और फ्लो रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन 2 कह रहे विग्रस अगर एजिटेशन करते हो या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा विग्रस तरीके से स्टरिंग करी जा रही है तो उससे क्या होगा? डेलिकेट जो फ्लोक्स होते हैं बच्चों वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, है ना। चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, जिससे क्या वाइडर रेंज ऑफ पार्टिकल साइज हो जाएगा, लीड्स टू लोअर पोरोसिटी, हाई फिल्टर केक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ड्यू टू फाइनर पार्टिकल फिलिंग द पोर्स बिटवीन द कोर्सर वंस, मेक्स द केक मोर कंप्रेसिबल एंड प्रोन टू कॉम्पैक्शन। ओके, केक कॉम्पैक्शन हो गया, इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड कॉम्पैक्शन, रिड्यूस एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू पास थ्रू द फिल्टर मीडियम, लीडिंग टू रिड्यूस फ्लो का रेट हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे केमिकल पोटेंशियल जो होता है ऑफ ए कंपाउंड इन आ सिस्टम इज डिफाइंड एज, है ना। तो कह रहे पार्शियल मोलार एंथैल्पी या पार्शियल मोलार एंट्रोपी या पार्शियल मोलार इंटरनल एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये होता है पार्शियल मोलार गिब्स फ्री एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल कह रहे हैं ऑफ ए कंपोनेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज पार्शियल मोलार गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, कह रहे 7.045 को राउंड ऑफ करना है भाई, तुमने तो कर दो 7 पॉइंट, क्या बनाओगे बताओ?
0.5 बना दोगे, बिल्कुल बना सकते हैं। 7.5 लिख सकते हो, इसको बिल्कुल नहीं लिखोगे। 7.4 भी नहीं लिखोगे, 7.04 भी नहीं लिखोगे। ये देखो 7.045 है ना, ये देखो 5 है, 5 से बड़ा है तो आप यहाँ पर जो है इसको 5 कर दोगे, है ना। लेकिन अगर ये 7.043 होता ना तो इसको राउंड ऑफ करके आप 7.04 ही लिख सकते थे, क्योंकि 5 से कम हो गया। ये वाला डिजिट जो है ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम इससे पहले वाले डिजिट का एक नंबर बढ़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या निकला, 7.05 वाला, जो कि मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा अकॉर्डिंग टू जीएमपी फॉर स्टीराइल डोएज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया यूज करते हैं प्रेपरेशन एंड फिलिंग्स के लिए बच्चों, है ना। स्टीराइल डोएज फॉर्म के रिगार्डिंग बात हो रही है, प्रेपरेशन और फिलिंग के लिए तुम ग्रेड ए एरिया यूज करोगे, है ना, तो ग्रेड ए हो जाएगा। कह रहा अकॉर्डिंग टू जीएमपी गाइडलाइंस स्टीराइल डोएज फॉर्म ग्रेड ए क्रिटिकल जोन फॉर हाई रिस्क ऑपरेशन, जहाँ पर प्रोडक्ट इज एक्सपोज, जैसे कि एसेप्टिक प्रेपरेशन और फिलिंग के लिए दीज एरिया आर मेंटेन अंडर unidirectional laminar airflow to provide highest level of environmental control and minimize risk of contamination. ओके, मेटल लाइन इंडिकेटर्स को कहाँ पर यूज करते हैं भाई, याद कर लेना, कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन में यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है ये मेटल लाइन इंडिकेटर्स, हम कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बच्चों हमारी मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस को ही एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हो, है ना। कॉम्प्लेक्स में 2 स्टेप जरूरी नहीं है, ज्यादा स्टेप हो सकते, तो 2 वाला भी नहीं होगा, मल्टी स्टेप, इसके लिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हो, ये अकर इन अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप विच मीन्स दे आर मल्टी स्टेप। ओके, फॉलोइंग इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना, ह्यूमन बॉडी में फ्री रेडिकल का हार्मफुल इफेक्ट, एनहांस करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी, ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देंगे सेल्स का, बिल्कुल सही है, प्रमोट सेल रिपेयर या इंप्रूव डाइजेशन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बच्चों ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देते हैं सेल्स का, है ना। फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं बच्चों, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कह रहे इन एक्सेस दे कोज हार्म बाय रिएक्टिंग विद एंड डैमेजिंग वाइटल सेलुलर कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, अ प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दिस डैमेज कंट्रीब्यूट टू एजिंग एंड अ वैरायटी ऑफ क्रोनिक एंड डिजेनरेटिव डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ओके, डीएनए लाइगेज बच्चों जोड़ने का काम करेगा, लाइगेज एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। लाइगेज क्या पढ़ा था तुमने, है ना, जोड़ने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है, तो कट आउट नहीं करेगा, बाइंड विद स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट रेप्लिकेशन नहीं, सील द कट आउट डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा भाई, हमारा ऑप्शन 4 है ना। डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम हो फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेस बॉन्ड। ओके, हाउ डू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है चैनल selection for controlled substances, restrict distribution to licensed pharmacies, allow unrestricted distribution, mandate direct to customer consumer sales या encourage online sales। भाई कंट्रोल्ड सब्सटेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस टू लाइसेंस्ड फार्मेसी हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोल सब्सटेंस होते हैं कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल एंड एंटिटीज रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी बॉडीज सच एज यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनली टू रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु देन सप्लाई रजिस्टर्ड फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स और प्रैक्टिशनर्स। ओके, प्रिवेंटिंग डाइवर्जन, इसे डाइवर्जन प्रिवेंट होता है। गोल ऑफ दीज रेगुलेशंस टू प्रिवेंट डाइवर्जन फॉर इलिसिट यूज विच इज अचीव थ्रू अ क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्ट्रिंजेंट रिकॉर्ड कीपिंग एंड सिक्योरिटी मेजर्स। ओके, मैंडेट ओवरसाइट, एवरी स्टेप जो होता है सप्लाई चेन में मस्ट बी ट्रैकेबल होना चाहिए, कंप्लायंट विद सिक्योरिटी लॉज। ओके, कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, इसका आपको मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है एसिड बेस रिएक्शंस में, है ना। तो H2SO4 जो है इसका निकाल लोगे आप, मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दोगे, कितने H+ आयन इससे बनते हैं, है ना, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 49 आपका ग्राम पर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, फॉलोइंग पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना। तो पेरेंटल में आपके हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन आते हैं, जो आंसर तो ऑप्शन 2 आ गया। एपिक्साबैन, वॉरफेरिन, डेबिगैट्रन, एटिक्सीलेट, ये सारे ओरल में आते हैं, है ना, तो आंसर तो ऑप्शन 2 है ना। तो जो हमारे एंटीकोएगुलेंट में पैरल और ओरल, हमने पेरेंटल और ओरल पढ़े हुए हैं। पेरेंटल में इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर जिसमें हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में बिवेलिरुडिन और एर्गैट्रो बनाता है। ओके, ओरल में बच्चों विटामिन के एंटागनिस्ट में आपका जैसे वॉरफेरिन आ जाएगा,
है ना। और डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर में रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन, और ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में डैबिगैट्रन आता है तुम्हारा, एटिक्सिलेट। ओके, ध्यान रखने सारे आपने। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, कैप्सूल्स के ऊपर हमने बात कर ली थी। तो स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला होता है और लार्जेस्ट वाला इन ऑप्शंस में 0 होगा, बाकी 000 होता है ना। लेकिन 000 बहुत ही लार्जेस्ट साइज का होता है, तो इसलिए ह्यूमन यूज़ के लिए हमारा जो है लगभग जो है 0 वाला ही होता है ना। लेकिन आपको तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्मॉलेस्ट आपका 5 हो गया। ओके बच्चों, तो कैपेसिटी भी मैंने आपको अच्छे से याद करा दी थी। स्मॉलेस्ट वाले की mg में तो हमारी 100 mg होती है, और अगर ml में बात करोगे तो मैंने 5 3 15 से 0.15 ml आपको याद करना बताया था, है ना बच्चों। नेक्स्ट है डाइप्रिडामोल एनहेंस कराता है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। अभी बताया था मैं तुमको, फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनिबिट करा देती है बच्चों ये ड्रग, है ना। तो डायरेक्टली इनिबिट कराएगी कोक्स को इनिबिट कराती है भाई तुम्हारी एस्प्रिन। एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगी फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग। इनिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेस एडेनोसिन के अपटेक को, बिल्कुल करेक्ट है डाइप्रिडामोल के बारे में। और एंटेगनाइज थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ओके, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। भाई स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज करेंगे किसके लिए, इनसोल्युबल सॉलिड्स के नॉन वोलेटाइल पॉलीमर, इनऑर्गेनिक सोल्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स को प्लांट मटेरियल से तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना हो ना, तो स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है बच्चों ये भी। ओके, एग्जांपल ऑफ डेंट्रीफाइसिस में डेंचर, एडहेसिव है, टूथपेस्ट है, डेंटल फ्लोस है या माउथ वॉश। तो आपके जो है डेंट्रीफाइसिस में आपका क्या आ जाएगा, टूथपेस्ट आ जाएगा, है ना। फॉलोइंग एग्जाम्पल है अजोल्स एंटीफंगल, अजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स में आईवीएफ से मैंने इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो यहाँ पर मेरे बच्चों को फ्लूकोनाजोल मिल गया है जो कि अजोल्स में आता है। एम्फोटेरिसिन बी दिया है। टर्बिनाफिन अलाइलमीन डेरिवेटिव होता है जो कि स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देती। अजोल्स में एर्गोस्टिरोल को बनने देगी, लेकिन ये एंजाइम दूसरे को डिफरेंट एंजाइम को इनिबिट कराती है, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमेथाइलेज को, है ना। कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एंडिलोफंजिन इकाइनोकैंडिन्स में आते हैं, सेल वॉल पे जाके एक्ट करती है बच्चों। एम्फोटेरिसिन बी पोलिन एंटीबायोटिक में आते हैं, ये मेम्ब्रेन्स में पोर एर्गोस्टिरोल से जाके बाइंड करके पोर क्रिएट करा देती है, जिससे कि आयंस अमीनो एसिड लीक आउट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें सिंपल पूछा अजोल्स में, ऑप्शन 3 हो गया फ्लूकोनाजोल। ओके, कोलेस्टायरामिन रिड्यूस कराएगी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बाय, कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल, कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कराने में तुम्हारा जैसे कि एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं, स्टैटिन्स कराते हैं, बाइंड करेंगे बाइल एसिड इन द गट, करेक्ट आंसर हो गया। एनहांस रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट या इनिबिट कराएंगे कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन 2 सब बिल्कुल सही है हमारा। हिस लो क्या कहता है बच्चों, हैस लो, एंथैल्पी इंक्रीज होगी टेम्परेचर से, टोटल एंथैल्पी चेंज ओनली ऑन डिपेंड करेगी फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पे, हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करेगी, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की, एंथैल्पी कंजर्व्ड होती है। तो ये लो क्या कहता है भाई तुम्हारा, अगर जैसे कि रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है ना बच्चों, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, है ना, बीच के स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये लोग कहता है कि टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन। ओके, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। कह रहा है विच एंजाइम सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है ड्रग के मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस में, हमारा साइटोक्रोम P450 मोस्ट कॉमनली यूज होता है बच्चों। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, डू नॉट एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट, ये भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, ठीक है। फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामीन आते हैं, ये आपके एसएसआरआई में आता है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग बताई तुमको, फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामीन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटीन, दीज ऑल आर एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा था। 2 ऑप्शन कट गए हमारे, बिल्कुल कट गए। मोक्लोबिमाइड, क्लोरगाइलिन, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए में आते हैं, मोक्लोबिमाइड, क्लोरगाइलिन, ये भी तुम्हारे एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं, ये भी काट दो। तो डू नॉट एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट आपका ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव में तुम्हारा एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें कहते हो, वहां पर तुम इसे पढ़ते हो। तो ऑप्शन 3 आ गया, ये एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर है, फेशियल की बोन का, मेटाकार्पल, पेल्विक गर्डल या इलियम, है ना।
तो ये मेटाकार्पल जो होता है उसका फ्रैक्चर है, ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन ऑफ द हैंड, ओके, बॉक्सर्स फ्रैक्चर। एग्जांपल अलाइल अमीन्स में मैंने आपको टर्बिनाफिन का एग्जांपल अभी बताया था, टर्बिनाफिन आता है ना, जो कि स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाले ड्रग्स है। फ्लूकोनाजोल्स अजोल्स में, इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स, तो ये आपका ट्रायाजोल्स में आता है। कैस्पोफंजिन, मिकाफंजिन एंड डुलाफंजिन ये तुम्हारे काइनोकैंडिन्स में आती है बच्चों, सल्वोल पे एक्ट करेगी, ओके, एम्फोटेरिसिन बी, है ना, तो यहाँ पोलिन एंटीबायोटिक्स में आती है। तो ऑप्शन 1 हो गया तुम्हारा। स्टैंडाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर टू, स्टैंडाइजेशन मतलब है यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड, स्टेलाइजेशन वैलिडेशन या पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। तो ये ऑप्शन 2 हो जाए, कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड्स, ओके। स्टैंडाइजेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग, establishing consistent and reliable level of active compounds and markers in herbal drug products. It aims to minimize batch to batch variability and ensure that each product meets predetermined quality standard, okay। कह रहे which statement violate drug and magic remedies act 1954 का हमारा है, तो कंसल्ट विद डॉक्टर बिफोर यूज ड्रग, क्लिनिकली प्रूवन क्योर कैंसर इन 3 days, भाई ये इनक्योरेबल डिजीज में आता है आपका, है ना। तो ये शेड्यूल जो है जे के अंदर तुम्हारा इनक्योरेबल डिजीज आती है, तो उनका जो कह रहे हैं क्योर कैंसर, तो ये आपका हो गया जो कि प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है ना, सेफ फॉर ऑल। तो कौन सा स्टेटमेंट वॉयलेट कर रहा है, तो ऑप्शन 3 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वैन कह रहे रिएक्शन इन्वॉल्व गैस का इवोल्यूशन, इलेक्ट्रोड मटेरियल प्रेसिपिटेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग। इनर्ट का मतलब रिएक्ट ना करे बट ये कंडक्ट तो करेगा, है ना, ठीक है। तो सेल रिक्वायर हाई वोल्टेज, ऑप्शन 3 सही लग रहा है भाई इसमें, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लैटिनम या ग्रेफाइट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके बच्चों। तो कह रहे इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, खुद रिएक्ट ना करे बट इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, ओके बच्चों, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन से आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।